बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ के 10 मिनट्स कंसेप्ट सीरीज में। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी मैथ के जो बुक का चैप्टर नंबर 5 है उसके एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन को समझने वाले हैं। बच्चों, ये जो कंसेप्ट है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 5 का। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लिए तो समझिए आपका आधा काम इस चैप्टर का ओवर हो जाएगा। तो बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो बस आप एक पेन और अपने नोटबुक को अपने साथ रखिए ताकि जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दूं अब उसकी वैल्यू आप निकाल सकें। अभी आपको पेन और नोटबुक जो है अपनी साइड में रखना है, उसे टच भी नहीं करना, बस आपको वीडियो को वॉच करना है। अब बस देखिए कि क्या होता है एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ फिगर दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दो लाइन ड्रॉ किया गया है, एक का नाम हमने दिया है एल, लाइन एल, दूसरा का नाम हमने रखा है एम। जैसे ही हमने इसे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, मान लेते हैं इस फिगर को हम यहाँ पर नीचे ड्रॉ करके आपको दिखाएं, तो हमने एक लाइन दे दिया एल और इसके ऊपर हमने एक लाइन क्रॉस करवाया जिसका नाम दे दिया हमने एम। अब जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास के जो कंसेप्ट था 10 मिनट सीरीज का, उसमें आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पढ़ लिया होगा। मुझे आशा है आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कंसेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हमारे लास्ट वीडियो में। तो बच्चों, जैसे ही हमने दो लाइनों को आपस में गुजारा तो ये बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस कॉमन पॉइंट पर ये दोनों जाकर के मिला तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पी हो गया, इसी चीज़ को मैं फिर से यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। तो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस किए तो एक पॉइंट पर क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन हमें यहाँ पर ना तो पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइन और ना ही हमें समझना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो तो हमें लास्ट कंसेप्ट में समझना था। तो बच्चों, आज हमें जो इस सेशन में समझना है वो है एंगल को समझना है। तो अब चूंकि यहाँ पर आप जब जैसे ही एक इंटरसेक्टिंग लाइन देखा तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं। एंगल नंबर 1 जिसका नाम हमने दे दिया ए, हमने नाम इसका दिया ए। फिर एंगल नंबर ये 2, दूसरा जो है इसका नाम हमने दे दिया एंगल बी। तीसरा एंगल जिसका नाम हमने दे दिया सी, और चौथा एंगल जिसका नाम हमने दे दिया डी। तो बन गया ना ये फिगर यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे आखिर ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बना, और ये एंगल कहाँ पर बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन पर बन रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंटरसेक्टिंग लाइन पर, ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन पर अगर हम बात करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी और लाइन एल एंड एम पर टोटल कुल कितने एंगल बने। अब ये दोनों जो लाइन एल है और एम है उस पर टोटल कितने एंगल बना, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब तक कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता दीजिए कि टोटल जो एंगल है वो कितनी बना। सो आप में से कुछ लोगों ने टाइप तो जरूर किया होगा, और मैं बता दूं बच्चों, आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे क्लास के दरमियान उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस सुनना है, आपको एक्टिव ही रहना है। तो आप यहाँ से सीखिए क्या कि देयर आर टोटल 4 एंगल, 4 एंगल है। कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, राइट। ये 4 एंगल जो है आपको दिख रहा होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये 4 एंगल जो है वो बना, ठीक है। सो लाइन एल और एम पर जहाँ की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है वहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 4 एंगल बना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि एंगल को डिनोट करने के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक स्लैंट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ दोनों मिलता है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, राइट। इसे हम एंगल बोलते हैं। जैसे मुझे अगर लिखना हो कि एंगल पी, तो मैं ऐसे करके इसको क्या कर दूंगा, एंगल पी लिख दूंगा। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, एंगल पी। अंडरस्टूड, समझ में आया इतनी बात। इसे मैं इरेज कर सकता हूँ, नीचे वाला फिगर को इरेज कर दूँ, वेरी गुड। सो बच्चों, अब यहाँ पर हमें समझना है कि वैल्यू अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों एक कंसेप्ट और आपको सीख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। वो है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं। तो थोड़ी बहुत आप क्लास 5 और क्लास 6 के कंसेप्ट को अगर याद कर लें तो मज़ा आ जाए। क्लास 5 और क्लास 6 में आपने लीनियर एंगल के बारे में पढ़ा था, लीनियर एंगल के बारे में आपने पढ़ा था क्लास 6 एंड क्लास 7 में। अगर मैं बोलूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा, वो लीनियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे याद कर लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन पर आपने प्रीवियस
क्लास 5 और क्लास 6 में ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बना वो 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो आप पूछेंगे कि सर इस कंसेप्ट का इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। बिल्कुल रिलेशन है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेशन है इस 180 डिग्री वैल्यू का। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर मैं दो लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो उसको मैं इस तरीके से देखूं तो क्या मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये कैसा एंगल बन रहा है? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब पेयर शब्द क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक एंगल ए है और यहां पर एंगल बी है। तो ऐसा पेयर जो लीनियर लाइन पर हो और एंगल बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि ऐसा एंगल का वो पेयर जो लीनियर लाइन पर बनाए उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या इस कंसेप्ट से बच्चों हम ये कह सकते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट आपके सामने जो है, ये जो कंसेप्ट है आपके सामने, इस कंसेप्ट से क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? क्या आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री? कह सकते हैं बच्चों। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि लीनियर लाइन पर बनने वाले एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री है। और इसी को तो हमने एंगल ए बोला था और एंगल बी बोला था, और एंगल ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? दो पेयर एंगल के जो होते हैं उसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है। सो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, व्हाट इज द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो आप बोलेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब यहां से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन पुट करते हैं और आप देखिएगा आप बहुत ही आसान शब्दों में मुझे आंसर इसका दे देंगे। अगर मैं यहां से पूछी कि अगर इफ एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री है देन व्हाट विल बी द एंगल बी। इफ एंगल ए इज 70 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल बी। तो अभी आपने पढ़ा था एज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए और एंगल बी लीनियर पेयर बना रहा है। अब बोलेंगे यस सर एंगल ए और एंगल बी क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया क्या है? एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर एंगल ए की वैल्यू के जगह पर मैंने पुट कर दिया 70 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और मैं अगर बोलूं कि एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री नहीं होगा। और इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल वी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। और अगर एंगल बी जो है 110 डिग्री के बराबर है तो एंगल ए क्या हो जाएगा? तो एंगल ए तो ऑलरेडी दिया हुआ 70 डिग्री, तो एंगल ए 70 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके। अब थोड़ा सा और अपने आप को कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और अगर कंसंट्रेट कर लिए तो अब और अच्छी से समझ में आने वाली है। फिर से मैं पिक्चर को एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो इसको स्ट्रेट लाइन मानिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन हमने बना दिया। अब बच्चों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा इसे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एंगल लिया और इसको एंगल हमने बना दिया एंगल ए। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिया था वहाँ पर हमने ले लिया था एंगल बी, हमने बोला एंगल बी, और ये जो है एंगल सी है। अब अच्छा यहाँ से यहाँ हम चलें, इधर से इधर चले तो क्या ये भी जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है? यानी कि बी और सी भी क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा? यस, बी भी क्या करेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा। ए और बी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा। सी और डी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा।
और ए और डी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा। यानी कि दो एंगल मिलके, दो एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट, एक वर्ड याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब होता है बच्चों अगल बगल वाला, पड़ोसी। तो दो पड़ोसी एंगल मिलके जो उनका सम होगा, राइट, टू एडजेसेंट एंगल की जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ये आप कह सकते हैं तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये कह सकते हैं तो क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्या एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एंगल ए भी तो पड़ोसी एंगल डी का, और एंगल सी भी तो पड़ोसी एंगल डी का, और एंगल बी भी तो पड़ोसी एंगल सी का, एंगल ए भी पड़ोसी एंगल बी का। तो दो पड़ोसी एंगलों के बीच की जो सम होता है, जो दो पड़ोसी एंगल को जोड़ेंगे आपस में, तो कितना डिग्री के बराबर हो जाता है? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री, क्योंकि ये बन जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो दो पड़ोसी एंगल को जोड़ने पर अगर उसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाए, सो दैट एंगल विल बी कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा। सो बच्चों, अब चूंकि हमको ये पता चल गया कि एंगल वी की वैल्यू 110 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू अगर 110 डिग्री है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन द क्वेश्चन, तो क्या आप बता सकते हैं? यस, एज वी नो दैट एंगल वी इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल वी अगर 110 है, सो हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। तो v प्लस सी अगर 180 डिग्री है, तो चूंकि हमको वैल्यू b का क्या दिया हुआ है, वैल्यू हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। अगर b प्लस सी जो है 180 डिग्री है और b की वैल्यू अगर यहाँ 110 है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते एंगल c की वैल्यू? तो आप बोलेंगे कि सर एंगल c का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों? 70 डिग्री। बात समझ में आई? अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। और अगर आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो फिर से मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा संक्षेप में इसको और समझाने का कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट अपोजिट एंगल के कंसेप्ट के साथ।